दोस्तों, पंचवटी क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। आज हम संविधान का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है भाग 3 का स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी स्वतंत्रता को प्राप्ति करने के लिए हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और देश को आजाद करवाया। ठीक है, भारतीय संविधान में इस स्वतंत्रता को स्थान दिया गया है मूल अधिकारों में, और मूल अधिकारों में स्वतंत्रता का जो उल्लेख किया गया है वह है अनुच्छेद 19 से 22 में। कहां से कहां तक उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 19 से 22 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 से 22 में 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं? पहली स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति आदि अधिकारों की स्वतंत्रता, अर्थात इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 में किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, जिसका विवरण हम आगे पढ़ेंगे। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से सामान्य अर्थ है कि व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। फिर है अपराधों की दोष सिद्धि के बारे में अधिकारों का संरक्षण, अर्थात इसका अर्थ है, इसका जो उल्लेख है वो किया गया अनुच्छेद 20 में, और इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को जब अपराधी मान लिया जाता है तो उसको उस व्यक्ति को उस समय कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं कि वो अपने बचाव में क्या कर सकता है। फिर है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 में किया गया है। फिर है कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध से संरक्षण, जब व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे बंदी बना लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में से कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं, इसका उल्लेख इसमें किया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 22 में भी है। ठीक ना। अब है अपन क्रम से चलते हैं। अनुच्छेद 19, जैसा कि मैंने कहा था, अनुच्छेद 19 को दो भागों में हम समझ सकते हैं। अनुच्छेद 19 एक में स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 19 दो में उस पर प्रतिबंध का उल्लेख किया गया। दोस्तों, अगर स्वतंत्रताएं असीमित पूर्ण तरीके से उपभोग की जाए तो इससे दूसरों को नुकसान हो सकता है। इसलिए अनुच्छेद 19 एक में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, एक स्वतंत्रता को हटा दिया गया है। अब अनुच्छेद 19 में कौन कौन सी जो स्वतंत्रताएं हैं उसका उल्लेख हम पढ़ते हैं क्रम से। हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 19 की बात चल रही थी। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 कोष्टक में 1 कोष्टक में क, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, वह प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, और अभिव्यक्ति के विभिन्न माध्यम हो सकते हैं। वह बोलकर अभिव्यक्त कर सकता है, वह लिखकर अभिव्यक्त कर सकता है, या फिर वो इशारों के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है। ठीक है, किसी भी रूप में व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से तात्पर्य ये है कि वह दूसरे की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध न लगाए, या वो कुछ ऐसा न बोले जिससे कि दूसरे के अधिकारों का हान होता हो या उसको हानि पहुंचती हो। ठीक है, या फिर ऐसा अहितपूर्ण न बोले जिससे कि दूसरे को नुकसान पहुंचता हो। फिर है शांतिपूर्ण एवं बिना युद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता। इसका तात्पर्य है कि भारत में निवास कर रहे प्रत्येक नागरिक शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी मांग को लेकर या विचार विमर्श करने के लिए बिना युद्ध की भावना के वह क्या कर सकते हैं? सम्मेलन कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के सम्मेलन आपने देखे होंगे पार्कों में या अलग अलग जगह पे। शिक्षक सम्मेलन है, विद्यार्थी सम्मेलन है, ठीक है ना, मजदूर संघ का सम्मेलन है। तो विभिन्न तरीके से वो क्या कर सकते हैं? सम्मेलन कर सकते हैं और विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। फिर है अनुच्छेद एक ग में संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, अर्थात भारत में प्रत्येक नागरिक को संगम या फिर संघ बनाने की स्वतंत्रता, अर्थात संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। आपने सुने भी होंगे विद्यार्थी संगठन, किसान संगठन, मजदूर संगठन। तो प्रत्येक नागरिक अपना मिलकर संगठन बना सकते हैं। संगठन से तात्पर्य ये नहीं है कि आप आतंकवादी संगठन बनाए। संगठन से तात्पर्य यह है कि आप एक सभ्य संगठन बनाए जो कि देश के विकास में या अपने संगठन के विकास में सहयोग
दे सके। फिर है अनुच्छेद 19 एक घ में भारत राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि नागरिक भारत राज्य क्षेत्र में कहीं से कहीं भी आबाद रूप से क्या कर सकता है, आ सकता है, जा सकता है। जम्मू कश्मीर से लेकर केरला तक या आगे तक पूर्वी इलाके से लेकर पश्चिमी इलाके तक कहीं भी जा सकता है। इस पे किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। फिर है अनुच्छेद 19 इसका मतलब भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास या बस जाने की स्वतंत्रता। ठीक, इसका मतलब है कोई भी नागरिक अगर कहीं भी निवास करना चाहता है भारत राज्य क्षेत्र में, जैसे मैं मान लूं कि मैं राजस्थान का हूं और मैं हरियाणा में निवास करना चाहता हूं, तो मैं हरियाणा में जाके रह सकता हूं। मैं यूपी में निवास करना चाहता हूं, यूपी में जाके रह सकता हूं। कहीं भी निवास कर सकता है कोई भी व्यक्ति, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। फिर है अनुच्छेद 19 एक च। अनुच्छेद 19 एक च निर्सित, निर्सित लिखा हुआ है, इसका मतलब इसे संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। पहले यह संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 300 क में किया गया। ठीक है। फिर अनुच्छेद 1(6), अनुच्छेद 1(6) में कोई व्यक्ति उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, अर्थात प्रत्येक नागरिक अपनी उपजीविका के लिए, अपने पालन पोषण के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकता है। ब्राह्मण जूतों की दुकान खोल सकता है, ठीक है? और जो निम्न कैटेगरी के जिन्हें समझा जाता था पूर्व में, वर्तमान में नहीं समझा जाता था, वो ब्राह्मण का कार्य कर सकते हैं, ठीक है? कोई भी व्यापार कर सकता है, किसी प्रकार का व्यापार कर सकता है, किसी प्रकार की जातीय बंधन उस पे लगे हुए नहीं है, चाहे भारत में किसी भी क्षेत्र में जाकर व्यापार कर सकता है, ठीक है? अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, अनुच्छेद 19 में उल्लेखित नागरिक शब्द, अच्छा, अनुच्छेद 19 में जो नागरिक शब्द का उल्लेख किया गया है, उस उसका तात्पर्य किसी कंपनी, निगम या समितियों से नहीं है, उसका तात्पर्य किसी व्यक्ति से है। यहाँ जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, वो कंपनी को नहीं दी गई है, या निगम को नहीं दी गई है, या समितियों को नहीं दी गई है, बल्कि ये भारतीय नागरिक को ही दी गई है। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रताएं हैं, उसमें कौन कौन सी और स्वतंत्रताएं हम देख सकते हैं, जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता, वर्तमान में अखबारों में जो चीज छपती है वो स्वतंत्रता भी इसी के अधीन है। जैसे कि राष्ट्र ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, कोई भी नागरिक राष्ट्र ध्वज फहरा सकता है, बशर्ते कि वह राष्ट्र ध्वज फहराने के संबंध में कानून और नियमों का पालन करे। वाणिज्य भाषण की स्वतंत्रता, अर्थात कोई भी व्यक्ति विज्ञापन कर सकता है, अपनी कंपनी का प्रचार प्रसार कर सकता है, ये भी इसमें सम्मिलित है। जानने का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, प्रत्येक व्यक्ति को जानने का अधिकार है, किसी भी विभाग से वो कुछ भी जानकारी प्राप्त कर सकता है, ठीक है। फिर मतदाता को सूचना का अधिकार, प्रत्येक मतदाता को उम्मीदवार के संबंध में, उसकी संपत्ति के संबंध में, या फिर निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में, या फिर अन्य मतदाताओं के संबंध में जानने का अधिकार है। फिर चुप रहने का अधिकार, इसका उल्लेख राष्ट्रगान के संबंध में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रगान के समय आप चुप रह सकते हो, इस पे आप पे किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा कि उसको गाया ही जाए। चुप रहने का भी अधिकार सम्मिलित है। विदेश जाने का अधिकार, अर्थात आप किसी भी देश में जा सकते हो, ठीक। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्राप्त अधिकार, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो होते हैं एंकर वगैरह या जो भी रिपोर्टर होते हैं, वो जिस घटना को देखते हैं उसका आंखों देखा हाल सुना सकते हैं या बता सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से। फिर प्रदर्शन एवं धरने का अधिकार, प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वो अपनी मांग करने के लिए प्रदर्शन कर सकता है, धरना दे सकता है, लेकिन ध्यान रहे हड़ताल एवं बंद का अधिकार किसी को भी प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 19 एक में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख अब तक हमने पढ़ लिया, लेकिन ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें असीमित रूप से नहीं दी गई, उस पर प्रतिबंध लगाया है कि एक सीमित दायरे में इन स्वतंत्रताओं का हम उपभोग कर सकते हैं। और जो प्रतिबंध लगाए हैं वो प्रतिबंध निम्न प्रकार से हैं। भारत की सुरक्षा एवं संप्रभुता के आधार पे प्रतिबंध लगा सकते हैं हम, न्यायालय की अवमानना के आधार पे प्रतिबंध लगा सकते हैं, या किसी की मानहानि हो इसके आधार पे हम प्रतिबंध लगा सकते हैं, या लोक व्यवस्था को कायम करने के आधार पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
विदेशी राज्य के साथ महत्वपूर्ण संबंध, यदि भारत सरकार ने विदेशी राज्य के साथ महत्वपूर्ण संबंध रखा है और उस संबंध को पालन करने के लिए अगर कोई प्रतिबंध लगाना जरूरी है तो राज्य सरकार लगा सकती है। यहाँ राज्य से तात्पर्य देश से है। फिर शिष्टाचार एवं सदाचार, शिष्टाचार एवं सदाचार के आधार पर भी सरकार प्रतिबंध लगा सकती है अगर उसको आवश्यक लगे, या अपराध उद्दीपन इत्यादि, अर्थात अपराध हो सकता है, इस आधार पर भी इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है सरकार के द्वारा। ठीक है। फिर अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया? 3 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। जैसे कि अनुच्छेद 19 में कहा गया है, यदि किसी व्यक्ति को वर्तमान विधि के उल्लंघन पर ही दंड दिया जाएगा, मतलब किसी व्यक्ति को अगर उसने वर्तमान में कोई विधि का उल्लंघन किया है तो इसी आधार पर दंड दिया जाएगा। मान लीजिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना वर्जित है, ये कानून बनाया गया है 2005 में। अगर किसी व्यक्ति ने 2004 में सार्वजनिक स्थान पे कोई धूम्रपान किया है तो उसको दंड नहीं दिया जाएगा। इसके कहने का मतलब यह है कि वर्तमान कानून के उल्लंघन पर ही व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है। फिर है दोहरे दंड से सुरक्षा। दोहरे दंड से सुरक्षा मतलब एक अपराध के लिए एक बार ही दंड दिया जाएगा। राजस्थान का व्यक्ति यदि दिल्ली में जाके कोई क्राइम करता है, अपराध करता है, दिल्ली की पुलिस उसको पकड़ती है, दिल्ली न्यायालय में ले जाया जाता है और वहां न्यायालय द्वारा दंड घोषित किया जा सकता है और वह न्यायालय दंड घोषित किया जा सकता है और वह व्यक्ति वहां बंदी बना लिया जाता है और कारावास की सजा काट लेता है। और फिर जैसे ही वो राजस्थान में आता है तो राजस्थान की पुलिस उसे पकड़ के दोबारा न्यायालय में नहीं ले जा सकती उसी अपराध के लिए। इसका कहने का मतलब है एक अपराध के लिए केवल एक ही बार दंड दिया जाएगा, बार बार दंड नहीं दे सकते आप। फिर है अपने विरुद्ध साक्ष्य के लिए बाध्य नहीं, अर्थात किसी भी व्यक्ति को जानबूझकर अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अक्सर देखा जाता है कि पुलिस वाले मार कर पिटाई कर कर किसी भी व्यक्ति से कुछ भी लिखवा लेते हैं, अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य कर देते हैं। उन चीजों को देखते हुए इसको सम्मिलित किया गया कि जानबूझकर किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप अपने विरुद्ध ही गवाही दो कि आपने अपराध किया है। ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 में किया गया है। इसमें कहा गया है किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अर्थात अगर किसी को मृत्युदंड की सजा दी है तो इसके लिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन होना जरूरी है। कहने का मतलब है इसमें उस पक्ष को सुना जाएगा, न्यायिक कार्रवाई होगी, सुनवाई के पश्चात न्यायालय के द्वारा दंड दिया जाएगा, एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का फॉलो किया जाएगा। ठीक है। इसमें 3 प्रकार की 3 चीजों पे बल दिया गया। एक तो प्राण, यहाँ प्राण से तात्पर्य है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता के से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को कहीं भी जाने का अधिकार है, उसकी दैहिक स्वतंत्रता को प्रतिबंध नहीं कर सकते, उसको बांध कर नहीं रखा जा सकता। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अर्थात कानून का पालन करके ही उसे प्राणों से वंचित किया जा सकता है यदि उसने कोई आपराधिक कार्य किया है। अनुच्छेद 21 में एक और चीज जोड़ दी है, अनुच्छेद 21 के इसका इसका अर्थ है शिक्षा का अधिकार। ये जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। राज्य का दायित्व है, राज्य का दायित्व है राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उस प्रक्रिया से देगा जो वह उचित समझे। अर्थात राज्य पे यह दायित्व डाला गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक है उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए, अनिवार्य शिक्षा दी जाए। इसके लिए राज्य को अगर छोटे मोटे कुछ कानून बनाने पड़े या कोई नियम बनाने पड़े या जिस रीति से वो देना चाहता है उस रीति से वो दे सकता है। ठीक है। फिर है अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, इसका उल्लेख किया गया है। अर्थात जब किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो जैसे ही उसे गिरफ्तार किया जाता है वैसे उसके पास 3 अधिकार आ जाते हैं। कौन कौन से अधिकार जानेंगे, महत्वपूर्ण चीज है। पहले अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, पुलिस ने पकड़ा, पकड़ते पूछा
पकड़ते ही आप उससे पूछ सकते हो, क्या पूछोगे? कि क्या कारण है कि आपने मुझे गिरफ्तार किया है, ठीक है? दूसरा जो राइट है, वह अपनी रुचि के वकील से परामर्श लेने या मामला कोर्ट में प्रस्तुत करने का अधिकार। उसे दूसरा अधिकार ये प्राप्त होता है कि वह कह सकता है, ठीक है, आपने मुझे पकड़ा, ठीक है, लेकिन मैं अपनी रुचि के किसी वकील से परामर्श लूँगा और उसी के द्वारा मैं इस मामले को कोर्ट तक ले जाऊँगा। ऐसा वो कर सकता है। तीसरा है 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को पुलिस वाले ने गिरफ्तार कर लिया है, तो पुलिस वाले का दायित्व बनता है कि वह 24 घंटे में नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उस व्यक्ति को उपस्थित करे। ठीक है? इस 24 घंटे में अवकाश का समय सम्मिलित नहीं होगा, ठीक है? या यात्रा के समय लगने वाला समय सम्मिलित नहीं होगा। मान लीजिए शनिवार को आप पकड़ा गया, संडे को अवकाश है, तो वो अवकाश का समय हटा दिया जाएगा। यात्रा में अगर 2-3 घंटे जाने-आने में लगे, तो उसको हटा दिया जाएगा। इस प्रकार से आज दोस्तों हमने जाना कि अनुच्छेद 19 से 22 तक 4 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ठीक है? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।